स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ। ये एक ट्रेजेडी है। एक हीरो होता है जो बाद में विलेन बन जाता है। बुरी शक्तियाँ उसको ऐसा फंसा देती हैं, लालच में वो ऐसा फंस जाता है, लास्ट में उसका दुखद अंत होता है। पब्लिकेशन है 1606 में। सोर्स ऑफ डिस्प्ले कहाँ से लिया गया था? ये हॉलैंड्स क्रॉनिकल्स, यानी जो ऐतिहासिक स्टोरीज होती थी वहाँ से इसकी आइडिया आया था। मेन कैरेक्टर्स हैं इसके डंकन, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राजा था डंकन। मेलकॉम, एल्डर सन ऑफ डंकन, बड़ा बेटा था उसका। डोनाल्डन, द यंगर सन ऑफ किंग डंकन, छोटा बेटा था। मैकबेथ, द जनरल ऑफ स्कॉटलैंड आर्मी, द हीरो टर्न विलेन। मैकबेथ जो इसका हीरो है बाद में विलेन बन जाता है। जनरल होता है सेनापति स्कॉटलैंड आर्मी का। लेडी मैकबेथ उसकी वाइफ होती है और उसको प्ले में उसे फोर्थ विच भी कहा है, चौथी चुड़ैल। मैकडफ, ए सीनियर सिटीजन ऑफ स्कॉटलैंड एंड ए मैन नॉट बॉर्न इन नॉर्मल सेंस फ्रॉम ए वुमेन। मैकडफ जो होता है ये सीनियर सिटीजन होता है स्कॉटलैंड का और भला आदमी होता है, और ये ऐसा आदमी होता है जो नॉर्मली प्रोसेस से नहीं हो पैदा हुआ है, बल्कि वो पहले ही कुछ अर्ली टाइम में सर्जरी करके हो गया था पैदा। लेडी मैकबेथ उसकी वाइफ होती है। द थ्री विचेस, तीन चुड़ैल उसमें फेमस हैं इस पूरे प्ले में, जो उसमें भविष्यवाणियाँ करती हैं और उसे मैकबेथ को लालच आ जाता है। बैंको, द असिस्टेंट ऑफिसर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का असिस्टेंट ऑफिसर होता है और बहुत बहादुर भी। रॉस एंगस, टू कोरस कैरेक्टर, दोनों सिंगर होते हैं, गाने वाले होते हैं और सामंत होते हैं। फिलेंस, द सन ऑफ बैंको, बैंको के बेटे का नाम था फिलेंस। मैकडोनल्ड वार्ड, ए थेन ऑफ स्कॉटलैंड नाउ एपेक्स द किंग डंकन, स्कॉटलैंड का स्वामी हेड होता है जो राजा के बाद में उसको मिलेगी उपाधि। हिकेट, द क्वीन ऑफ थ्री विजेस, तीनों चुड़ैल की रानी होती है हिकेट। ओल्ड सिवार्ड द जनरल ऑफ इंग्लिश आर्मी, ओल्ड सिवार्ड एक सेनापति था इंग्लिश आर्मी का, क्योंकि इसका ही सहारा लेके वो मैकबेथ पे लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। यंग सिवार्ड उसका बेटा था। सैटन, ए असिस्टेंट टू मैकबेथ इन ऑफिस, मैकबेथ का असिस्टेंट था सैटन। एडवर्ड, द किंग ऑफ इंग्लैंड, एडवर्ड इंग्लैंड का राजा था जिसकी हेल्प लेकर मैकबेथ को हराया था मैकडफ और उन दो बेटों ने। तो स्टूडेंट्स ये सारे ये करेक्टर्स हैं। अब मैं आपको हिंदी समझाती हूँ, तो प्लीज़ आप लाइन वाइज लाइन उसे याद रखिए, जिससे सारे क्वेश्चन आपके उसमें ही क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो ये मैकबेथ एक ऐसा प्ले है, ऐसे इंसान की कहानी है जो पहले हीरो होता है और बाद में विलेन बन जाता है, लालच में आ जाता है और बुरी शक्तियों की में फंस जाता है, और लालच से उसे उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आगे हम हिंदी बताएंगे। फर्स्ट एक्ट में नाटक का प्रारंभ बिजली की चमक एवं वज्र की गर्जन में एक सुनसान टीले पर तीन चुड़ैलों के साथ होता है। यानी ओपनिंग जो होती है इसकी, तीन चुड़ैल आपस में बात कर रही होती हैं। यहाँ पर वे इस बात पर सहमत होती हैं कि युद्ध समाप्त होने पर वे पुनः मिलेंगी और तब स्कॉटलैंड के राजा डंकन के सेनापति मैकबेथ से मुलाकात करेंगी। सेनापति था मैकबेथ। सेकेंड सीन में यह फॉरेस्ट के समीप एक शिविर का दृश्य है, जहाँ राजा डंकन अपने दो पुत्रों मेलकॉम एवं डोनाल्ड के साथ है। वहाँ उसकी मुलाकात एक घायल सैनिक से होती है जो युद्ध का ताज़ा समाचार देने के लिए आता है। यह सैनिक राजा को बताता है कि स्कॉटलैंड की सेनाओं के सेनापति मैकबेथ ने फाइनली विद्रोही मैकडोनल्ड वार्ड पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन जैसे ही विजय प्राप्त की गई वैसे ही नॉर्वे के राजा स्वेनो ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए नया आक्रमण कर दिया। नॉर्वे के राजा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है, आपको हाईलाइट करना है स्वेनो। और हमारे सेनापति मैकबेथ और बैंको नॉर्वे के राजा के इस नए आक्रमण से भी चिंतित नहीं हुए, इतना कहकर घायल सैनिक दम तोड़ देता है। यानी कि मैकबेथ और बैंको दोनों महारथी थे, बहुत ही बहादुर थे और वहाँ पर भी युद्ध करने लगे हुए। लेकिन और समाचार प्राप्त होता जब रॉस नामक एक सामंत समाचार लाता है कि मैकबेथ एवं बैंको ने नॉर्वे के राजा पर विजय प्राप्त कर ली। बहादुर थे और उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। वह राजा को यह भी बताता है कि गद्दार थीन ऑफ काउडर का जो राजा होता था, थीन ऑफ काउडर ने नॉर्वे के राजा की सहायता की। डंकन विजय के इस समाचार का प्रसन्नता से स्वागत करता है और क्वाडर को फांसी पर लटकाने का आदेश देता है एवं उसका पद विजयी मैकबेथ को प्रदान कर देता है। यानी मैकबेथ को कौन सा पद मिल गया? थेन ऑफ काउडर का। सेनापति तो था ही, थेन ऑफ काउडर भी बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट सीन में क्या हुआ। अब आता है थर्ड सीन, सेकंड सीन तक हो गया। थर्ड सीन में आता है चुड़ैलों से हमारी फिर मुलाकात होती है और उनके वार्तालाप से हमें उनकी जादुई शक्ति का आभास मिलता है। मैकबेथ एवं बैंको के आगमन की घोषणा करते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ती है।
उन्हें चुड़ैल को देखकर आश्चर्य होता है और वे उनसे पूछते हैं कि वे कौन है। पहली चुड़ैल हमेशा भूतकाल के विषय में, दूसरी वर्तमान के विषय में और तीसरी भविष्य के विषय में बात करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैकबेथ एवं बैंको के आगमन की घोषणा करते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उन्हें चुड़ैल को देखकर आश्चर्य होता है। वे उनसे पूछते हैं वे कौन है। पहली चुड़ैल हमेशा भूतकाल के विषय में, दूसरी वर्तमान के विषय में, ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन कैसे कैसे बताती है, और तीसरी भविष्य के विषय में बात करती है। अतः जब वे मैकबेथ का स्वागत करती है तो पहली चुड़ैल उसे थेन ऑफ ग्लामिस, यानी ये लाइन रखना है हमें, ग्लामिस का स्वामी, थेन ऑफ ग्लामिस कहती है किसको, मैकबेथ को, और कहकर उसका स्वागत करती है। दूसरी चुड़ैल उसे थेन ऑफ काउडर, जो अभी अभी उसे उपाधि मिली है, वो कहती है। तीसरी चुड़ैल उसे भविष्य में होने वाला राजा, यानी कि थर्ड उसे ये बताती है कि राजा बनेगा, वो स्वागत करती है। उस विचित्र भविष्यवाणी को सुनकर बैंक को भी अपना भविष्य जानने को उत्सुक होता है। पहली चुड़ैल उससे कहती है कि वह मैकबेथ से कम लेकिन फिर भी इससे अधिक महान है। दूसरी चुड़ैल वर्तमान के विषय में बात करती हुई कहती है कि वह उतना सुखी नहीं जितना मैकबेथ, लेकिन फिर भी उससे अधिक सुखी है। तीसरी चुड़ैल से वह सुनता है कि वह कभी राजा नहीं बन पाएगा, यद्यपि उसके वंशज राजा होंगे, यानी कि वो मर जाएगा, उसके वंशज यानी कि बेटे वगैरह राजा बनेंगे। इन विचित्र स्त्रियों की बातें सुनकर मैकबेथ को भी उतना ही आश्चर्य होता है और वह उनसे अधिक सूचना प्राप्त करना चाहता है, लेकिन चुड़ैलें हवा में अदृश्य हो जाती हैं और मैकबेथ एवं बैंक को आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसी समय रॉस एवं एंगस नाम के दो सामंत, यानी कि वो कोरस के सिंगर थे, वह मैकबेथ के लिए उसकी विजय पर राजा के डंकन की प्रशंसा लाते हैं। आगे यह भी बताते हैं कि थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है। चुड़ैलों द्वारा की गई भविष्यवाणी की पृष्ठभूमि में यह समाचार स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। इसका अर्थ है कि प्रथम एवं द्वितीय चुड़ैलों ने जो सच बोला है, लेकिन दोनों ने तो सच बोला, लेकिन तीसरी चुड़ैल की जो भविष्यवाणी बताई है मैकबेथ राजा बनेगा, वह अपने विचारों में खोया हुआ है कि भविष्यवाणी सच निकलेगी या नहीं। यदि सच निकलेगी तो क्या ऐसा घटनाक्रम से, स्वाभाविक घटनाक्रम से संभव होगा या उसके अपने प्रयत्नों से। यह स्पष्ट है कि भविष्यवाणियाँ मैकबेथ के मस्तिष्क को परेशान कर रही हैं और उसकी सुप्त महत्वाकांक्षा को जागृत कर देती हैं। इस तथ्य ने पहली और दूसरी चुड़ैल ने सच बोला है, उसके हृदय में एक धूमिल आशा जागृत करती है। तीसरी चुड़ैल की यह भविष्यवाणी कि वह राजा बनेगा सच सिद्ध हो सकती है। अब फोर्थ सीन, थर्ड में क्या हुआ आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बीच बीच में ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। हर वीडियो में ये बताती हूँ कि हिंदी इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट में लाइन वाइज, एक्ट वाइज, सीन वाइज सब कुछ पता चल जाएगा, जिससे सारे क्वेश्चन आप आसानी से दे सकते हो। पीजीटी टीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोटे तौर पर कुछ नहीं पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, लेकिन जो माइनर क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। फोर्थ सीन, राजा डंकन अपने सेवकों के साथ फॉरेस्ट के महल के एक कमरे में प्रवेश करता है। मॉलकॉम उसे बतलाता है कि काउडर को फांसी दे दी गई है। इस समय मैकबेथ, बैंको, रॉस एवं एंगस नामक सामंतों का प्रवेश होता है। राजा डंकन मैकबेथ की उसकी विजय के लिए महान प्रशंसा करते हैं। डंकन बैंको की प्रशंसा भी करते हैं। इसी समय मैकबेथ को यह पता चलता है कि डंकन ने अपने पुत्र मॉलकॉम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है। अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए राजा डंकन घोषणा करते हैं कि वह मैकबेथ के किले इनवर्नेस, मैकबेथ का जो किला इनवर्नेस लैंड रखना है, उसके मेहमान होकर जाएंगे। अब मैकबेथ को यह भी स्पष्ट हो जाता है यदि उसके स्कॉटलैंड का राजा बनना है, जैसा कि चुड़ैल ने भविष्यवाणी की, तो ये केवल उसके अपने प्रयत्न से ही संभव हो सकता है। राजा का उसके मेहमान के रूप में उसके किले में जाना उसे दूषित तरीकों की योजना बनाने का अवसर प्रदान कर देता है। यानी कि जब राजा उसके किले में जाता है तो उसके मन में बुरे बुरे विचार आ जाते हैं और एक बुरे प्लान के वो हिस्सा बन जाता है। फिफ्थ सीन में मैकबेथ के किले में मैकबेथ की पत्नी अपने पति से प्राप्त एक पत्र पढ़ रही है, जिसमें उसने उसे चुड़ैलों की भविष्यवाणी के विषय में लिखा है। वह बहुत महत्वाकांक्षी, अपने पति से भी अधिक। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि राजा बनने के लिए, जैसा कि चुड़ैल ने भविष्यवाणी की है, मैकबेथ की पूरी सहायता करनी है। वह अपने पति के उदार स्वभाव को जानती है और उसे आशंका है कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने में संकोच कर सकता है। वह उसको उकसाने का निश्चय करती है, एक बुराई की तरफ ले जाएगी मैकबेथ की वाइफ। एक संदेहवाहक का प्रवेश होता है जो उसे संदेश देता है कि आज रात राजा डंकन उनके मेहमान होकर आ रहे हैं। इससे उसे एकदम अनुभव होता है कि काले कारनामों के लिए कितना अच्छा अवसर है। वह प्रेत आत्माओं का आह्वान करती है कि वे उसे सब बुराइयों, क्रूर विचारों से भर दें तथा उसके हृदय से सब सहानुभूति उदारता को बाहर निकाल दें। कुछ समय पश्चात उसके पति का प्रवेश होता है, जो उसे डंकन के आगमन, जो पता है पहले से ही, विषय में बताता है। डंकन का इरादा है कि वह अगले दिन जाएगा, लेकिन मैकबेथ की पत्नी ने निश्चय कर लिया कि वह अगला दिन कभी नहीं देख पाएगा। सिक्स्थ सीन, यह मैकबेथ के किले के सामने का है। सिक्स्थ सीन में क्या होता है, मैकबेथ के किले के सामने, ध्यान रखना आपको। डंकन अपने सेवकों के साथ प्रवेश करते हैं
और मैकबेथ की पत्नी उनका स्वागत करती है। वह कहती है उन्होंने वहाँ आकर उन्हें महान सम्मान प्रदान किया है। 7वां दृश्य, इस दृश्य में हमें पता चलता है कि मैकबेथ की अंतरात्मा जिन दूषित कार्यों को करने की उसे योजना बनाई है उनके कारण उसे कचोट रही है, यानी कि वो थोड़ा बुरा फील करा रही है। एक प्रसिद्ध स्वगत कथन में सोलिलोकी है यहाँ पर, वह हमें बताती है कि घातक प्रहार अपने आप में ही कार्य का अंत नहीं है। अब तो जब हम अनुचित या बुरा काम करते हैं तो हमें उनके फल भुगतने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त डंकन उसके मकान में उसके दोहरे विश्वास में है कि वह केवल मैकबेथ का रिश्तेदार ही नहीं, अब तो मैकबेथ उसकी प्रजा भी है और जब तक वह उसके मकान में है उसका मेहमान नवाज भी है। राजा अपने कार्यकाल में उदार एवं न्यायप्रिय भी रहा है। यह केवल मैकबेथ की महत्वाकांक्षा ही है जो उसे दूषित कार्य के लिए प्रेरित कर रही है। यानी कि राजा बहुत अच्छा था, राजा बुरा नहीं थी। मैकबेथ भी पहले अच्छा था, पर जब से चुड़ैल उसे कुछ बताती है, मैकबेथ की पत्नी और उकसाती है, तब से वो उसके अंदर बुरे विचार आ गए। मैकबेथ की पत्नी का प्रवेश होता है। यह समाचार लाते हुए कि राजा ने अपना भोजन लगभग समाप्त कर लिया है, लेकिन मैकबेथ यह अनुभव करता है कि हत्या की योजना त्याग दी जाए। परंतु मैकबेथ की पत्नी अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने पति को उकसाती है कि हत्या के कार्य जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई थी को उसी रूप में पूरा किया जाए। वह कहती है कि वह उसे पूरा पुरुष नहीं मान सकती यदि उसमें इतना साहस नहीं है कि वह उस कार्य को न कर सके जिसका उसने पहले निर्णय किया है। मैकबेथ का विचार है कि जिस कार्य की उन्होंने योजना बनाई वह पुरुष को शोभा नहीं देता। इस स्थान पर मैकबेथ की पत्नी प्रकट करती है कि चुड़ैल की भविष्यवाणी से पहले भी डंकन की हत्या विचारणीय थी। वह मैकबेथ को याद दिलाती है इस कार्य पर उस समय भी विचार किया गया था जब स्थान और समय उपयुक्त नहीं थे। जहाँ तक कि उसका संबंध है, यदि उसने ऐसा करने का निश्चय किया होता तो वह अपने बच्चे, चाहे वह कितना भी प्यार करती होती, का सिर भी फोड़ सकती। यानी कि इतने बुरे विचार भर गए उसमें, बच्चों का भी सिर फोड़ सकती थी। वह यह भी कहती है कि कार्य में असफलता की भी संभावना नहीं है। जब डंकन सोए हुए होंगे तो वह उसके रक्षकों को शराब पिलाकर नशा करा देगी और तब वह या उसके पति राजा की हत्या कर देंगे और इसका दोष उसके रक्षकों पर लगा देंगे। उसके उकसाने पर मैकबेथ वह पुनः अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए उद्यत हो जाता है। सेकेंड एक्ट में फर्स्ट सीन, मैकबेथ के किले के दरबार में हमारी मुलाकात बैंको है उसके पुत्र बैंको का पुत्र था फ्लेंस से होती है। यह लगभग आधी रात का समय और बैंको आंगन में घूम रहा है। उसे मैकबेथ के अचानक प्रवेश से आश्चर्य होता है। मैकबेथ को बैंको से पता चलता है कि राजा ने उसके नौकरों एवं उसकी पत्नी को उदारतापूर्वक उपहार दिए हैं, लेकिन अब राजा सोया हुआ है। बैंको मैकबेथ को आगे यह बताता है कि उसने 3 चुड़ैलों के बारे में स्वप्न देखा और उसे ये सोचकर आश्चर्य है कि उन्होंने कम से कम मैकबेथ को जो कुछ कहा उसमें कुछ सच्चाई रही है। लेकिन मैकबेथ भविष्यवाणी के बारे में और अधिक बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो ये संकेत देता है कि वे इस पूरे विषय में उपयुक्त समय पर बात करेंगे। बैंको तैयार है यदि भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने में उसे राजा के प्रति अपनी वफादारी का त्याग नहीं करना पड़े। बैंको और फ्लेंस चले जाते हैं। मैकबेथ एक बार पुनः अकेला रह जाता है और उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है, बुरा कहती है। उसे अपनी आंखों के सामने एक तलवार दिखाई देती है। वह उसको इतनी स्पष्ट रूप में दिखाई देती है जितनी कि वह तलवार जिसे वह डंकन पर प्रयोग करेगा। वह अपने आप से कहता है कि यह केवल छलावा मात्र है, लेकिन तलवार उसकी आंखों के सामने रहती है। अब उसे इस पर खून के धब्बे भी दिखाई पड़ने लगते हैं। रात की शांति में एक घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह मैकबेथ को उसके कुकृत्य के लिए निमंत्रण है और सोते हुए राजा के लिए मौत की घंटी। सेकंड सीन में मैकबेथ की पत्नी प्रवेश करती है उसी शराब के नशे में। यद्यपि उसने कृपाण तैयार कर रखी है, वह हत्या का कार्य स्वयं नहीं कर सकती क्योंकि सोता हुआ राजा उसके पिता से मिलता था। वह मैकबेथ का, ये ध्यान रखना आपको, पिता से मिलता था। वह मैकबेथ का प्रवेश होता है अब यह बतलाते हुए कि राजा मर गया। अब मैकबेथ का प्रवेश होता है यह बतलाते हुए कि राजा मर गया है। वह अपनी खूनी हाथ देखता है और उसे कहता है कि जब वह राजा की हत्या कर रहा था दोनों अंगरक्षक नींद में चिल्लाए, जिनमें से एक ने पुकारा भगवान हमारा भला करे और दूसरे ने कहा तथास्तु। ये आपको ध्यान रखना किसने क्या कहा था। इन शब्दों ने उसके मस्तिष्क को झकझोर दिया और उसकी अंतरात्मा को अशांत कर दिया। वह सोचता है कि अब भविष्य में उसे नींद नहीं आ पाएगी क्योंकि उसने सोते हुए राजा की हत्या की है, क्योंकि उसने स्वयं नींद की हत्या की है। लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि वह इस प्रकार कमजोरी से आचरण ना करे, अब तो अपने हाथों का खून धो ले। वह तलवार लेती है और उन्हें सोते हुए रक्षकों को हाथों में रखने के लिए चली जाती है ताकि यह शक हो कि डंकन के अंगरक्षकों ने ही उसकी हत्या की है। अपराध के शक को और दृढ़ करने के लिए वह उसके चेहरों पर खून भी लगा देती है। इस बीच जब वह चिंतित हो जाता है और अशांत मस्तिष्क को ऐसा लगता है इस बीच जब वह मैकबेथ अकेला रह जाता है तो दरवाजे पर खटखटाहट से उसका मस्तिष्क और चिंतित हो जाता है। उसके अशांत मस्तिष्क को ऐसा लगता है कि महानगर का समस्त पानी भी उसके हाथों को पूरी तरह धोकर साफ नहीं कर सकता। अब उसकी पत्नी का पुनः प्रवेश होता है जिससे हाथ उसी की तरह खूनी है परंतु दिल उतना साफ नहीं। जब खटखटाहट और बढ़ती है तो वे अपने कमरे में जाने की सोचते हैं ताकि वे उस खून को धो सकें जो उन पर लगा हुआ है। थर्ड सीन, खटखटाने वालों के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए एक द्वारपाल का प्रवेश होता है।
स्पष्ट है कि यह द्वारपाल मुक्त रूप से शराब पीता रहा है। दरवाजा खोलते समय उसकी शराब के नशे में की गई उस बातें उस देरी के वांछित समय को प्रदान करने का कार्य करती हैं जो मैकबेथ व उसकी पत्नी के चले जाने एवं हत्या के पता चलने के बीच में है। इसके अतिरिक्त यह दर्शकों के मस्तिष्क के तनाव को भी दूर करने का कार्य करता है। दरवाजा खुलने पर मैकडफ एवं लेनॉक्स का प्रवेश होता है। वे घोषणा करते हैं कि राजा ने उन्हें निर्देश दिया ताकि वे उसको प्रातः ही जगा दें। मैकबेथ आता है और मैकडफ को डंकन का कमरा दिखा देता है, क्योंकि मैकडफ अपने लिए सम्मान समझता है कि राजा को जगाए। उसकी क्षणिक अनुपस्थिति के दौरान लेनॉक्स टिप्पणी करता है कि पूरी रात मौसम अशांत रहा, विचित्र आवाज़ें सुनाई देती रही जिन्हें लोग अपशकुन मानते हैं। मैकडफ का पुनः प्रवेश होता है। भयानक समाचार लाते हुए डंकन की हत्या कर दी गई है। मैकडफ का पुनः प्रवेश होता है। यह भयानक समाचार लाते हुए कि डंकन की हत्या कर दी गई है। मैकबेथ और लेनॉक्स मृत राजा कमरे की तरफ दौड़ते हैं, जबकि मैकडफ खतरे की घंटी बजाता है और पूरे दरबार को जगा देता है। मैकडफ की पत्नी बैंको का प्रवेश होता है और दोनों मैकडफ से समाचार सुनते हैं। मैकबेथ वापस आता है बनावटी दुख के साथ दुख प्रकट करता हुआ कि उसके किले में डंकन की हत्या की गई है। लेनॉक्स बताता है कि किस प्रकार रक्षक अपने तकियों पर बिना कोई कृपा रखकर लेटे हुए थे। मैकबेथ घोषणा करता है कि किस प्रकार डंकन की हत्या का बदला लेने के लिए उसने दोनों रक्षकों को मार दिया है। मैकबेथ की पत्नी मूर्छित हो जाती है। यह अच्छी प्रकार सोचा समझा मूर्छा का नाटक है, यानी कि बेहोश होने का उसने नाटक किया था। और यह भी संभव है कि कुछ समय के लिए उसकी स्थिरोचित भावनाओं ने उसकी सत्ता की दूषित वासना पर अधिकार पा लिया हो। राजा के पुत्र मेलकॉम और डोनाल्ड अलग से बात करते हैं। उनके वार्तालाप से स्पष्ट है कि उन्हें लगता है कि दाल में कुछ काला है। वह उन्हें अंगरक्षकों के अपराध का विश्वास नहीं है। उन्हें आशंका है कि जो उनके पिता के साथ हुआ है वह उनके साथ भी हो सकता है। वे स्कॉटलैंड छोड़कर चले जाने का निश्चय करते हैं। मेलकॉम इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्ड वेन आयरलैंड। ये आपको लर्न रखना है दोनों का। 4 सीन में मैकबेथ के किले के बाहर रॉस और एक वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध व्यक्ति कहता है कि गत 70 वर्षों में उसने इतनी अशांत रात कभी नहीं देखी जितनी की वह रात थी जिसमें डंकन की हत्या की गई थी। मैकडफ का प्रवेश होता है और वार्तालाप का विषय राजा की हत्या का बन जाता है। वह इस बात का विश्वास नहीं कर सकता कि राजा के अंगरक्षकों ने कार्य किया कि जब तक किसी अन्य ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया हो। मैकडफ हमें यह भी बताता है कि मैकबेथ को नया राजा बनाया गया है, लेकिन उसने राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए स्कॉन न जाने का निश्चय किया है, क्योंकि उसे आशंका है कि नए राजा का कार्यकाल उतना सुखद नहीं होगा जितना कि उदार एवं गरिमा में डंकन का था। थर्ड एक्ट। फर्स्ट सीन में फॉरेस्ट के निकट महल में बैंको एक स्वगत कथन में चुड़ैलों की भविष्यवाणी पर विचार कर रहा है। वह कहता है जहाँ तक कम से कम मैकबेथ का संबंध है वे भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। वह स्मरण करता है कि चुड़ैलों ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि उसके अपने वंशज राजा बनेंगे, इसलिए क्या उसे इस आशा में रहना चाहिए कि ऐसा होगा। इसी समय सेवकों सामंतों के साथ मैकबेथ की पत्नी प्रवेश करती है। मैकबेथ बैंको का 19वीं उत्सवों जो आज सायंकाल के भोज के समय होने वाले हैं, कोई फेस्टिवल हो रहा था शाम के टाइम डिनर में, के मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता है। बैंको से मैकबेथ को पता चलता है कि आज दोपहर बाद उसका इरादा घुड़सवारी करने का है, लेकिन वह प्रार्थना करता है कि वह दावत तक अवश्य लौट आए। नया राजा यह भी जिक्र करता है कि मेलकॉम और डोनाल्ड वेन जिन पर वह अपने पिता की हत्या का दोष मरता है, इंग्लैंड और आयरलैंड को भाग गए। बैंको चला जाता है और मैकबेथ अकेला रह जाता है। अब मैकबेथ अपने आप से उस खतरे के विषय में बात करता है कि उसे बैंको से है। वह कहता है कि केवल बैंको ही चुड़ैल की भविष्यवाणी के विषय में जानता है और केवल वही उसकी भविष्यवाणी के पूर्ण रूप से पूरी होने में बाधक है। उसके सिर पर चुड़ैलों ने ताज रखा है, लेकिन राज परंपरा उसके बच्चों को नहीं, लेकिन बैंको के बच्चों को प्राप्त होगी, यानी बैंको को नहीं मिलेगी, बच्चों को मिलेगी। अगर बैंको और उसके बच्चे मार्ग से हटा दिए जाते हैं तो वे मैकबेथ के लिए खतरा नहीं रहेंगे। अब मैकबेथ के अंदर और बुरे विचार आ जाते हैं। इसके बाद 2 हत्यारों को अंदर बुलाया जाता है जो हायर किए हुए थे। यह स्पष्ट है कि मैकबेथ ने इस विषय में उनसे पहले बात की है। वह पुनः उनको उस दुष्टता के विषय में बतलाता है जो बैंकों में निहित है। वह उन्हें इस बात से संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है कि बैंको पूरे समुदाय के लिए एक खतरा है और इसलिए उसे दूर किया जा रहा है, यानी बैंको को बुरा बताकर। हत्यारे इस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैकबेथ उनको निर्देश देता है केवल बैंको ही नहीं, अब तो उसके पुत्र की भी हत्या की जानी है। सेकेंड सीन में अब होता है, उसमें तो फर्स्ट सीन में ऑर्डर देता है, सेकेंड सीन में अब देखते आता है फॉरेस्ट के महल के एक कमरे में मैकबेथ की पत्नी अपने पति को सलाह दे रही है वह परेशान न हो, जो हो गया उसे भूल जाए। मैकबेथ अपनी पत्नी को बैंको के विषय में अपनी योजना के बारे में नहीं बतलाना चाहता। वह उससे कहता है कि बैंको से बड़ा खतरा है, लेकिन उसे सलाह देता है कि उसके प्रति अच्छा व्यवहार दिखलाए ताकि उसे हृदय में क्या छिपा है ये पता न चल सके। वह अपनी योजना का संकेत मात्र देता है कि आज की रात गुजरने से पहले एक भयानक कार्य हो चुका होगा। जब उसकी पत्नी और अधिक विस्तार से जानना चाहती है तो वह और अधिक बताने की अनिच्छा प्रकट करता है। उसके दिल में आशा है कि रात का अंधेरा उसको उस भय से छुटकारा दिला देगा जो उसके मस्तिष्क को अशांत कर रहा है। थर्ड सीन,
महल के निकट एक बगीचे में हत्यारे बात कर रहे हैं। थर्ड सीन में क्या हो रहा है ये ध्यान रखना आपको। इसी बीच घोड़ों की खुरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वे सोचते हैं कि ये बैंको और उसके पुत्र ही होने चाहिए। अधिकतर लोगों की तरह ही बैंको और उसका पुत्र प्लेन्स महल से कुछ दूरी पर घोड़ों के नीचे उतर जाते हैं और माँ का शीश भाग पैदल कर तय करते हैं। हत्यारे एकदम उन पर टूट पड़ते हैं। बैंको मारा जाता है, लेकिन रोशनी गुल हो जाने के कारण प्लेन्स बच निकलता है। इस प्रकार हत्यारों केवल आधा कार्य ही समाप्त होता है। फोर्थ सीन, यह फॉरेस्ट के महल के हॉल में दावत का प्रसिद्ध दृश्य है। यानी आपको ये लर्न रखना है इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें ही भूत वगैरह दिखाई देंगे। मैकबेथ की पत्नी रॉस, लेनॉक्स और सेवकों का प्रवेश होता है। मैकबेथ इच्छा प्रकट करता है कि सभी अतिथि अपने दर्जे के अनुसार स्थान ग्रहण कर ले। अतिथियों का स्वागत करने के पश्चात मैकबेथ द्वार के पास पहुंचता है, जहां प्रथम हत्यारे से बातचीत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। हत्यारे से उसे पता चलता है कि बैंको मारा गया, लेकिन उसका पुत्र प्रिंस बच गया। इससे मैकबेथ का मस्तिष्क पूर्ण परेशान हो जाता है। मैकबेथ की पत्नी अपने पति से कहती है कि वह अतिथियों के जश्न में शामिल हो। लेनॉक्स मैकबेथ से अपना स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना करता है। उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए मैकबेथ कहता है कि यदि इस समय यहाँ पर बैंको भी उपस्थित होता तो उसके अतिथियों में सब महान व्यक्ति होते जो देश के लिए गौरव का विषय हैं। जैसे वे यह कहता है बैंको को भूत आ जाता है। ये याद रखना है, बैंको को भूत कब आता है, यानी कि फोर्थ सीन में आता है और मैकबेथ के लिए आरक्षित स्थान पर बैठ जाता है। भूत केवल मैकबेथ को ही दिखाई पड़ता है, उपस्थित समूह को नहीं। मैकबेथ अपने लिए कोई खाली स्थान नहीं पाता, जबकि उपस्थित समूह देखता है उसके लिए खाली स्थान आरक्षित। जब मैकबेथ उन्माद में बातें करता है तो उसकी पत्नी उसकी सहायता के लिए आती है। वह अतिथियों को समझाती है कि कुछ समय से उसके पति दौरों से जो केवल क्षणिक होते हैं परेशान रहा, यानी कि बीमार बता दिया जाता है। अलग से वह अपने पति से कहती है कि वह अपने भय को दूर करे और अतिथियों से सामान्य रूप में व्यवहार करे। मैकबेथ अपने अतिथियों से क्षमा मांगता है और अपने विचित्र व्यवहार के लिए वह यह बहाना बनाता है कि यह एक ऐसी बीमारी जो उसे कभी कभी हो जाती है। वह शराब लाने का आदेश देता है और सभी मेहमानों के स्वास्थ्य की कामना करता हुआ पीता है और अनुपस्थित बैंकों के स्वास्थ्य की भी। जैसे वह बैंकों के नाम का जिक्र करता है तो बैंकों के भूत पुनः उसकी आंखों के सामने प्रकट होता है। यानी कि इस सीन में वो 2 बार दिखा, ये आपको लर्न करना। एक बार फिर वह उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है जिसे छलावा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भूत उसकी आत्मा को शांत कर रहा है। रॉस के यह पूछने पर कि मैकबेथ ने क्या देखा, मैकबेथ की पत्नी उससे कहती है वह उसके पति से बात न करे। स्थिति को नियंत्रण से बाहर देखते हुए वह अपने अतिथियों से प्रार्थना करती है कि वे उसके पति के कमजोर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माफ़ कर दे और उसे चले जाने के लिए कहती है। मैकबेथ और मैकबेथ की पत्नी को अतिथि अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इस समय मैकबेथ टिप्पणी करता है कि यद्यपि मैकबेथ को दावत में निमंत्रित किया गया था, लेकिन वह नहीं आया। वह इस बात को पसंद नहीं करता और उसके खतरे की आशंका करता है। वह पुनः चुड़ैलों से परामर्श करने का निश्चय करता है। 15 बिजली की चमक और वज्र की गर्जन के उजाड़ टीले पर तीनों चुड़ैल अपनी प्रमुख हिकेट से मिलती हैं। हिकेट चुड़ैलों की इस बात के लिए आलोचना करती है कि उन्होंने उसे पूछे बिना ही मैकबेथ को मूर्खतापूर्ण भविष्यवाणियां कर दी। वह चुड़ैलों को बताती है कि कल मैकबेथ अपना भाग्य सुनने के लिए आएगा, तब उन्हें अपनी गलती का सुधार करना चाहिए। मैकबेथ को द्व्यर्थक भविष्यवाणी के द्वारा भ्रमित करके। 6 सीन, फॉरेस्ट के महल में हमारी मुलाकात लेनॉक्स एवं उसके सामान से होती है। स्पष्ट है कि लेनॉक्स डंगन की हत्या, बैंको की हत्या और फिलिंग्स, मॉलकम, डॉलन वेल के भाग जाने के समय से हुए घटनाक्रम से चिंतित है। यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों की तरह ही लेनॉक्स भी मैकबेथ के शासन को एक दुखद अत्याचार जिसे वह सहन करना पड़ रहा है पाता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी पता चला है कि मैकबेथ मॉलकम के पास जा रहा है, जो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड की सहायता लेने गया है। ऐसी आशा की जाती है कि इंग्लैंड के राजा एडवर्ड की सहायता से मॉलकम और अत्याचारी मैकबेथ का तख्ता पलट देने में समर्थ हो सकते हैं। केवल तभी स्कॉटलैंड के लोग शांति और सुरक्षा में जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अपनी निष्ठा एक हड़पने वाले शासक के स्थान पर सिंहासन के उचित अधिकारी को दे सकेंगे। ओके, 4th एक्ट, फर्स्ट सीन। एक गुफा में एक खोलते हुए कढ़ाई, जो कढ़ावा कहते हैं उसे, चारों तरफ 3 चुड़ैल हैं। जैसे वे मैकबेथ के आगमन के लिए तैयार हो रही हैं, वे एक विचित्र गीत गाती हैं। हिकेट मुख्य चुड़ैल भी अब उनमें शामिल हो जाती है। हिकेट इनकी महारानी है, आपको ये लर्न रखना है। मैकबेथ का प्रवेश होता है। वह उनसे कहता है कि वे उसे वह सूचना दें जिसकी उसे आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे यह किस प्रकार करती हैं। चुड़ैलें उसे पूछती हैं कि वे अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे सुनना चाहता है या उनकी मालकिन से वो पूछती हैं। मैकबेथ जवाब देता है वह अपने उत्तर उनकी मालकिन से सुनना चाहता है। इस पर एक प्रेत आत्मा प्रकट होती है, शस्त्रों से सुसज्जित एक सिर। वह प्रेत आत्मा स्वयं मैकबेथ का प्रतीक है। यह आपको याद रखना है सबसे पहले कि कौन सी प्रेत आत्मा होती है। तब मैकबेथ अपने प्रश्न पूछने आरंभ करता है, लेकिन वह उससे बतलाया जाता है कि प्रेतात्मा को पहले से ही यह पता है कि वह क्या पूछना चाहता है। सच से सुसज्जित सिर उसको चेतावनी देता है। उसे 3 of 5 यानी 5 के स्वामी मैकबेथ से डरना चाहिए और अधिक बतलाए बिना भूत अदृश्य हो जाता है। फर्स्ट ऑपरेशन का ये आपको लर्न रखना है क्या हुआ था। अगली प्रेत माता एक खूनी बच्चा है, आगे जो आएगी वो है एक खूनी बच्चा, ये भी याद रखना। यह मैकबेथ का प्रतीक है। मैकबेथ बच्चे की बाद में मैकबेथ की आदेश से हत्या कर जाती है। इस प्रेत आत्मा से जो विचित्र चेतावनी आती है वह यह है कि
उसे खूनी, हिम्मती एवं दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जिसका जन्म स्त्री से हुआ है मैकबेथ को हानि नहीं पहुंचा सकता। स्त्री से हुआ इसका मतलब ये है कि मैकडफ जो था उसका सर्जरी से हुआ था, ऑपरेशन से, तो इसलिए इसे नॉर्मल नहीं माना गया था। इसके पश्चात तीसरी प्रेतात्मा प्रकट होती है। यह मुकुट धारण किए हुए एक शिशु है। यह भविष्य में होने वाला राजा मैल्कॉम का प्रतीक है। इसके हाथ में एक पेड़ है। यह प्रेतात्मा की भविष्यवाणी भी उतनी उत्साहवर्धक है, क्योंकि यह मैकबेथ से कहती है कि जब तक विरनाम का जंगल चलकर डंसिनेन की पहाड़ी तक नहीं आता तब तक मैकबेथ पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन मैकबेथ और भी जानना चाहता है और पता करना चाहता है कि क्या बैंकों के वंशज राजा बनेंगे। इस पर उसके सामने 8 राजाओं का जुलूस प्रकट होता है, जिसके अंत में बैंकों का भूत आता है। यह दृश्य मैकबेथ को चिंतित करता है। वह और अधिक कुछ नहीं देखना चाहता, क्योंकि एक बार फिर उसका मस्तिष्क इस बात की संभावना से परेशान हो गया कि बैंकों का पुत्र राजा बन सकता है। इस पर चुड़ैलें एक गीत गाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं। स्पष्ट है कि उन्होंने हीकेट के इस आदेश का कि अत्याचारी को भ्रमित किया जाए का पूरा पालन किया है। एक तरफ तो उससे कहा गया है कि वह मैकडफ से डरे, और दूसरी तरफ उससे कहा गया है कि उसे स्त्री से जन्मे किसी व्यक्ति से नहीं डरना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे बताया गया है कि जब तक एक जंगल में एक पहाड़ी तक आने वाली असंभव लगने वाली घटना घटित नहीं हो जाती, तब तक उस पर कभी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी बैंकों के वंशज ही राजा होंगे। इसका मतलब यह है कि जब युद्ध हुआ था तो सैनिकों ने पौधे या पेड़ के कुछ टुकड़ियाँ लेकर आगे बढ़े थे, जिससे वो लगा था कि जंगल आ रहा है। जब मैकबेथ इन विचित्र भविष्यवाणियों और विरोधाभासों से जो उसने सुने से इस प्रकार परेशान हो रहा है, लेनॉक्स का प्रवेश होता है। लेनॉक्स उसे मैकडफ के इंग्लैंड भाग जाने का समाचार देता है। एक स्वागत कथन में हम मैकबेथ सुनते हैं कि इससे पहले मैकडफ उसके लिए खतरा बने, उसका इरादा मैकडफ के जीवन का अंत करने का था। अब मैकडफ के इंग्लैंड भाग जाने से उसकी योजना असफल हो गई। यह नया घटनाक्रम उसके मस्तिष्क को परेशान कर रहा है, लेकिन वह फिर भी यह निश्चय करता है कि वह मैकडफ की पत्नी एवं बच्चे की हत्या करने के लिए उसके किले में सैनिक भेजेगा, ताकि कम से कम वे कभी भी उसके बाद राज्य के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। फिफ्थ एक्ट, लास्ट, फर्स्ट सीन। आरंभ में मैकबेथ को अपनी अंतरात्मा की कचोट अनुभव होती है और उसे उसकी पत्नी द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन इस समय तक परिस्थितियां बदल गई हैं। अब मैकबेथ एक कठोर अपराधी बनता जा रहा है, जो अपनी पत्नी को भी विश्वास में लिए बिना ही हत्या के बाद दूसरी हत्या करता जा रहा है। इसके विपरीत अब अपनी अंतरात्मा की कचोट के कारण मैकबेथ की पत्नी का मस्तिष्क अशांत हो रहा है। यह नींद में चलने का प्रसिद्ध दृश्य है। ये याद रखना, फिफ्थ एक्ट में वह नींद में चलती है। एक डॉक्टर और एक परिचारिका इंसिनेन के किले के एक कमरे में मौजूद है। इसी समय मैकबेथ की पत्नी का प्रवेश होता है, नींद में चलते हुए और हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती को लेकर, जो उसके निर्देश से हमेशा उसके बिस्तर के पास रखी रहती है। अपनी नींद में वह अपने हाथों से खून के वे धब्बे जो उसके मस्तिष्क को शांत कर रहे हैं वो धोने की प्रक्रिया करती है और कहती है, लेकिन यह किसने सोचा था कि बूढ़े आदमी में इतना खून होगा। और डॉक्टर उसके शब्दों के अर्थ को एकदम समझ जाता है। वह आगे बढ़ाती है, अरब का संपूर्ण इत्र भी उसके छोटे से हाथों को सुगंधित नहीं कर सकता। शीघ्र वह चिल्लाने लगती है, अपने हाथ धो लो, अपनी रात्रि की पोशाक पहन लो, इतने घबराते हुए मत लगो। ये वो पागल हो जाती है लेडी मैकबेथ। मैं तुमसे कहती हूँ कि बैंकों को दफना दिया गया है, वह अपनी कब्र में से बाहर नहीं आ सकता। और वह अपने बिस्तर पर लौट जाती है। डॉक्टर स्वीकार करता है कि इस प्रकार की बीमारी का इलाज उसकी सामर्थ्य से बाहर है। वह परिचारिका को केवल यह निर्देश देता है कि वह मैकबेथ की पत्नी की ठीक प्रकार से देखभाल करे और उसके पास से हर प्रकार का औजार जो वह अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर चला सकती है को हटा दे। सेकंड सीन, मेंटीथ, कैथस, एंगस और लेनो जो सभी स्कॉटलैंड के सामने और ये कोरस के सिंगर में सैनिकों सहित डंसिनेन के समीप युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं। हमें पता चलता है कि मालकॉम, मैकडफ एवं सिवार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना नज़दीक हैं और वे मैकबेथ की सेनाओं से विरनाम के जंगल के समीप मुठभेड़ करेंगे। अब आपको समझ में आया कि ये जो था मैकडफ मालकॉम के साथ मिलकर ये इंग्लैंड के राजा के साथ मिला और उसमें जनरल था सिवार्ड, ओल्ड सिवार्ड जो जनरल था उसके साथ में मिलकर मैकबेथ की सेना से लड़ने के लिए जाते हैं। डंसिनेन के किले की मैकबेथ द्वारा मजबूत से रक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हमें यह भी पता चलता है कि मैकबेथ के समर्थकों से छोड़कर अंग्रेजी सेनाओं से जाकर मिल रहे हैं। थर्ड सीन, डंसिनेन के उसके किले में हमारी मुलाकात मैकबेथ से होती है, इसलिए उसे किसी खतरे से डर नहीं लगता। क्योंकि विरनाम का जंगल चलकर डंसिनेन तक कैसे आ सकता? क्या मालकॉम को किसी स्त्री ने जन्म नहीं दिया? इस छोटे विश्वास के कारण जब उसे पता चलता है कि कम से कम 10,000 सैनिक उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वह इस समाचार को घृणा के दृष्टिकोण से लेता है। इसके पश्चात मैकबेथ सैटन नामक एक अधिकारी को बुलाता है। वह उसे आदेश देता है कि और अधिक घुड़सवार बाहर भेजे जाएं और वह अपना कवच भी मंगवाता है। फोर्थ सीन, विरनाम के जंगल के समीप मालकॉम, मैकडफ और सिवार्ड के नेतृत्व में हम अंग्रेजी सेनाओं को देखते हैं। इन सेनाओं में स्कॉटलैंड की उन सामंतों की सेनाएं भी शामिल हो गई जिन्होंने मैकबेथ का साथ छोड़ दिया था। यानी कि अब मालकॉम की और मैकडफ की सेना बड़ी हो गई।
अपनी सेनाओं की संख्या छिपाने के लिए मॉलकॉम आदेश देता है कि प्रत्येक सैनिक वियतनाम के जंगल के पेड़ों से एक शाखा काटे और किले की तरफ बढ़ते हुए इसे अपने आगे लेकर चले। इस तरह वो जंगल सा लगेगा आता हुआ। अब हम वियतनाम के जंगल को डनसिन की तरफ चलते हुए देखते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं जिसमें मैकबेथ ने चुड़ैलों की भविष्यवाणी की व्याख्या की थी। फिफ्थ सीन, किले के एक कमरे में से कुछ स्त्रियों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सैटन समाचार लाता है कि महारानी मैकबेथ की पत्नी का देहांत हो गया, शायद उसने आत्महत्या कर ली। यद्यपि इस समय तक मैकबेथ कठोर हृदय हो गया है, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार उसके हृदय को प्रभावित कर देता है। एक स्वागत कथन में जीवन की क्षणभंगुरता एवं निस्सारता पर टिप्पणी करता है। इसी समय एक संदेशवाहक आकर उसे समाचार देता है कि वियतनाम का जंगल डनसिनिन के किले की तरफ आ रहा है। ये आपको लर्न रखने वियतनाम का डनसिनिन का यह वास्तव में मॉलकॉम की सेना है, जिसमें प्रत्येक सैनिक वियतनाम के जंगल के पेड़ों की शाखा लिए हुए है। इस समाचार से मैकबेथ का परेशान मस्तिष्क हिल उठता है, क्योंकि अब उसे चुड़ैलों की भविष्यवाणी में छिपे दोहरे अर्थ का पता चलता है। पहली बार खतरे का अनुभव करते हुए वह अपने सैनिकों को शत्रु से लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए आदेश देता है। 16 डनसिनिन के किले के सामने मॉलकॉम अपने सैनिकों की पत्तियों वाली शाखाएं फेंक देने का आदेश देता है, क्योंकि अब इन शाखाओं द्वारा अपनी संख्या छिपाने का उनका उद्देश्य पूरा हो गया। वह उन्हें किले पर आक्रमण करने का आदेश देता है। 7 सीन, यह युद्ध के मैदान का दृश्य है। यद्यपि मैकबेथ खतरा अनुभव कर रहा है, अभी भी उसका विश्वास चुड़ैलों की इस भविष्यवाणी पर टिका हुआ है कि उसे किसी भी स्त्री से जन्मे व्यक्ति से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। युद्ध के मैदान में उसका सामना युवक सिवार्ड, जो अंग्रेजी सेनापति था, वो उसका बेटा था, से होता है, यंग सिवार्ड से, जिसे वह आसानी से मार गिराता है। युवक सिवार्ड पर सरलता से प्राप्त की गई उसकी विजय उसके अंदर किसी पुरुष द्वारा उसकी अपराजिता में उसका विश्वास और दृढ़ कर देती है। 8 युद्ध के मैदान के दूसरे भाग में मैकबेथ को चुनौती देता है। मैकबेथ अभी भी यही सोचता है कि वह अजय है और स्त्री से जन्मा कोई भी पुरुष उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैकबेथ उसे बताता है कि वह समय से पहले ही उसकी माँ का पेट चीरकर निकाला गया था। दूसरे शब्दों में, मैकबेथ को किसी स्त्री ने सामान्य प्रसव से जन्म नहीं दिया था, अब तो उसे चीर-फाड़ करके निकाला गया था। अब मैकबेथ खतरा अनुभव करता है और चुड़ैलों को पूछता है कि उन्होंने अपनी द्व्यर्थ भविष्यवाणियों के द्वारा उसे भ्रमित किया। वह अनुभव करता है कि किस प्रकार चुड़ैलों की भविष्यवाणियों ने उसके अंधविश्वास ने उसको उसके विवेक से वंचित कर दिया था। वह अब मैकबेथ से लड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मैकबेथ द्वारा चुनौती देने पर हताश होकर लड़ता है। मॉलकॉम बूढ़ा सिवार्ड, जो था ओल्ड सिवार्ड, स्कॉटलैंड के सामंत और सैनिक प्रवेश करते हैं। इसके बाद मैकबेथ का कटा हुआ सिर लेकर मैकबेथ का प्रवेश होता है, यानी कि मैकबेथ को मार देता है, जो हीरो होता है इस ट्रेजेडी का। यह मॉलकॉम का स्कॉटलैंड के राजा के रूप में स्वागत करता है। वह मतलब इस मॉलकॉम जो राजा का बेटा था उसको स्कॉटलैंड का राजा बना देता है। सामंत और सैनिक भी अपने नए राजा का स्वागत करते हैं। एक संक्षिप्त भाषण में मॉलकॉम स्कॉटलैंड के लोगों के लिए सुख की एक नई युग का आश्वासन देता है और सभी को अपने राज्याभिषेक के लिए स्कॉन चलने के लिए निमंत्रित करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई मैकबेथ की पूरी स्टोरी। मैं हर वीडियो में सीन वाइज एक्ट वाइज इसीलिए बताती हूँ आपको, क्योंकि इससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ये लर्न भी ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, क्योंकि ये अपने हिंदी में है। ओके।